एट ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 7 जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये पाठ शुरू करते हैं। भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी या फैले थे? तो इसका आंसर कुछ इस तरह दीजिए कि भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैले हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं। मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया? तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थीं? तो जी इसका कुछ इस तरह लिखना है कि कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। ये प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जी इसी का अगला प्रश्न लेते हैं कि खाना बदोश किसे कहा गया है? तो खाना बदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमते रहते हैं। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। प्रश्न 5 है कि बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे और किसी भी विशाल सेना के लिए लगभग 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो रानी दुर्गावती के पति दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दुर्गावती योग्य थी। अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान या बागडोर अंततः रानी दुर्गावती को ही संभालनी पड़ी। तो अगला प्रश्न यह है कि स्थानांतरीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो जी इसका जवाब कुछ इस तरह लिखना है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसे ही स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं इसी का कि वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी?
तो जी इसका आंसर कुछ इस तरह देना है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो जी इसका आंसर इस तरह लिखना है कि गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। मुगलों ने गोंडों को हराया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। ये था उसके समृद्धशाली राज्य का कारण। अगला प्रश्न।